नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में सिर्फ मिसाइल्स और जंगी तैयारों पर इन्हिसार करने की बजाय अब एक ऐसा रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है जिसमें खलीज के दूसरे ममालिक भी उसकी दिफाई और अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा होंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कसीरुल मुल्की मल्टी डोमेन स्ट्राइक ड्रोन फोर्स बनाने का ऐलान किया, जिसे फॉल्कन स्ट्राइक फोर्स का नाम दिया गया है। यह बज़ाहिर ड्रोन्स के इस्तेमाल को बढ़ाने का मंसूबा है, लेकिन इसने ये सवाल पैदा किया है कि क्या अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी का पुराना मॉडल तब्दील कर रहा है, और क्या खलीजी ममालिक के लिए अब अमरीकी दिफाई छतरी पर पहले जैसा एतमाद बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा। अमरीका के लिए इन ड्रोन्स की तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तवील फासले तक मार करने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल महंगे हैं, उनकी तादाद महदूद है, उनकी पैदावार फौरी तौर पर नहीं बढ़ाई जा सकती, जबकि ड्रोन निस्बतन सस्ता है, कम वक्त में बड़ी तादाद में तैयार हो जाता है। ईरान जंग के दौरान अमरीकी मिसाइल के ज़खायर में कमी और मजीद पैदावार के लिए नए मुआहिदों की खबरें भी सामने आती रहीं और अमरीका को ईरान के हर ड्रोन के मुकाबले में लाखों डॉलर मालियत का मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ा, जो तवील जंग के लिए एक महंगा मॉडल है। इस मसले का जवाब अमरीका का नया मंसूबा फॉल्कन स्ट्राइक फोर्स है। अमरीकी सेंटकॉम ने 13 अगस्त को इस मंसूबे का ऐलान करते हुए इलाकाई ममालिक को इसमें शामिल होने की दावत दी। फोर्स में ऐसे बगैर पायलट निजाम शामिल होंगे जो फजा और पानी दोनों में काम कर सकते हैं और उन्हें अमरीकी और इलाकाई एहलकार मुश्तरका तौर पर चलाएंगे। ये फिलहाल वाज़ेह नहीं कि कौन से ममालिक इस फोर्स में शामिल होंगे, और यही इस मंसूबे का सबसे अहम पहलू है, क्योंकि ड्रोन खरीदना या चलाना एक बात है, लेकिन किसी ऐसे मुश्तरका फौजी ढांचे का हिस्सा बनना दूसरी बात, जिसकी कार्रवाइयां ईरान जैसे ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ तस्वुर की जाए। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अमरीका कम कीमत ड्रोन्स को मार गिराने के लिए $2 मिलियन का मिसाइल मुसलसल इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह है कि लोकास जैसे निस्बतन सस्ते ड्रोन भी अमरीकी हिकमत अमली में अहमियत हासिल कर रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक तकरीबन $35,000 के ड्रोन लोकास का डिजाइन ईरानी शाहिद ड्रोन से मुतासिर है और उसे ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल भी किया जा चुका। अमरीका के लिए हकीकी चैलेंज ये है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन अब खित्ते में उसके अड्डों को पहले के मुकाबले में ज्यादा आसानी से निशाना बना सकते हैं। यूं फॉल्कन स्ट्राइक फोर्स का एक मकसद यह हो सकता है कि अमेरिका अपनी दिफाई ताकत के लिए चंद बड़े अड्डों की बजाय ज्यादा कम कीमत और बगैर पायलट निजामों पर अपना इन्हसार बढ़ाए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी से नाखुश है और मुतबादिल सिक्योरिटी इंतजाम करने पर मजबूर हो रहे हैं। हालिया जंग में खलीजी ममालिक ने ईरान के खिलाफ बराह रास्त मुलव्वस होने से खुद को रोकने की कोशिश की। ईरानी हुक्काम भी बारहा ये खबरदार कर चुके हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी जमीन, अड्डे या सहूलियात फराहम करने वाले ममालिक नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। चुनाचे फॉल्कन फोर्स में मुमकिन शमूलियत खत्ते के ममालिक के लिए आसान फैसला नहीं होगी। ये तब्दीली नेटो के बारे में ट्रंप के मौक़िफ़ से भी जुड़ी है, क्योंकि अमरीका अब इत्तेहादियों से ज्यादा दिफाई बोझ उठाने की तवक्को रखता है। अमरीका अगर खलीजी ममालिक के हवाले से भी ये पॉलिसी इख्तियार करता है तो मकामी रियासतों को अपनी सलामती के लिए इलाकाई बंदोबस्त, मकामी दिफाई सलाहियत और अमरीका के साथ ताउन के दरमियान तवाजुन कायम करना होगा। यूं फॉल्कन स्ट्राइक को सिर्फ एक नई ड्रोन फोर्स तस्वुर करना शायद दुरुस्त नहीं। यह उस तब्दीली की अलामत है जिसमें अमरीका कम कीमत निजाम पे इन्हसार बढ़ाने के अलावा इलाकाई शराकतदारों की अमली शराकत में इजाफा चाहता है। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक शायद अमरीका से मुकम्मल दूरी इख्तियार भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि किसी और की जंग का अगला महाज उनकी सरजमीन बने। मक्का दिफाई मुआहिदा और ऐसे नए इलाकाई सिक्योरिटी इंतजामात उसी बदलती हुई सोच की अक्कासी करते हैं। सवाल अब ये नहीं कि अमरीका खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आइंदा वो यहाँ किसके साथ, किस शक्ल में और किस मौजूद रहेगा। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है दिफाई तजयकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद, अब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, फॉल्कन स्ट्राइक फोर्स, क्या इसे ये समझा जाए कि खत्ते में से अपनी जितनी भी बिसात है उसे अमेरिका लपेटना चाहता है, फौजी मौजूदगी कम करना चाहता है, अपने एसेट्स यहाँ से उठाना चाहता है, अपने डिफेंस सिस्टम को कम करना चाहता है, अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ला के कम कीमत कोई तजर्बे करना चाहता है? जी, थैंक यू वेरी मच यासिर। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस तरह की फोर्स रखना चाहते हैं। स्मार्ट फोर्स रखना चाहते हैं, एक स्ट्राइकिंग पावर रखना चाहते हैं, डिफेंसिव मोड में रहना चाहते हैं या ऑफेंसिव मोड में रहना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो अपना इन्फ्लुएंस किस हद तक इस रीजन के अंदर रखना चाहेंगे एज अ यूनिलैटरल पावर एज ऑफ नाउ। ठीक है, बहुत से लोगों का ये जानना है और मुझे खुद भी ये समझ आती है कि हम यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ तो जाना शुरू हो गया वर्ल्ड। और ये जितनी भी डिस्ट्रप्शन हुई हैं थ्रू वॉर, और ख़ास तौर पे ये ईरान वाली वॉर ने अंडरमाइन किया है स्टेचर को यूनाइटेड स्टेट्स के। और ये चूंकि वॉर ऑफ चूजिंग थी, आपने खुद चूज की ये वॉर, इट वाज नॉट थ्रस्टेड अपॉन यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने चूज की फॉर द इजराइल। उसने अंडरमाइन जरूर किया, बट आई डोंट थिंक सो कि एक बिग पावर जो है, जिसको मैं समझता हूँ अभी तक तो यूनिलैटरल पावर चल रही है, वो अपना इन्फ्लुएंस कम करना चाहेगी।
ऑफ कोर्स कॉस्ट भी हुई है, बड़ी कॉस्ट लगी है इस वॉर के अंदर, और रिपोर्ट्स भी थी और काफ़ी हद तक वो सही रिपोर्ट्स ही हैं। जो शॉर्टेज हुई है इंटरसेप्टर्स की ड्रोन्स के खिलाफ, जब लॉइटरिंग एम्यूनिशंस या जो मुख्तलिफ मिसाइल्स हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा फोर्सेस, बहुत ज़्यादा एसेट्स इस्तेमाल हुए हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस भी आया है। और आपने बिल्कुल सही बजा फरमाया कि जिसको मैं स्मार्ट सोल्यूशन कह रहा हूँ कि बजाय इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के, स्पेशली ऐसे रीजन जहां पे आप अगर फोर्सेस निकाल के और नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर में ले जा सकते हैं टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, तो बिल्कुल ये थिंकिंग हो भी सकती है। बट ओवरऑल अमेरिका का इस रीजन के अंदर, सेंटकॉम के खासतौर पे रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट जहाँ पे उसके बड़े कलीदी साथी रहते हैं, वो साथी जरूरी नहीं कि इजराइली है, वो ममालिक भी हैं जो ह्यूजली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। कतर है, सऊदी अरेबिया है अमेरिका के अंदर, तो वो उनको डिफेंड करने में और अपने इन्फ्लुएंस को जारी रखने में, हमेशा याद रखिए कि सुपर पावर अपने फ्रेंड्स के लिए भी स्पेसेस खाली नहीं छोड़ती, वो अपना इन्फ्लुएंस जारी रखती है, वो किसी न किसी शक्ल में यहाँ पर मौजूद जरूर रहेंगे। अच्छा सर, अगर माजी करीब को देखा जाए तो कहा यह जाता था कि अगली जंगें जो हैं वो जहाज़ों की होंगी, जिसके पास अच्छे जहाज़ होंगे, स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे, मनूवर करने की सलाहियत होगी, वो ज़्यादा बचेंगे। हालिया जंग में इब्तदाई तौर पे ये कहना शुरू हो गए कि अब अगली जो जंग है वो मिज़ल्स की होगी, जिसके पास ज़्यादा मिज़ल्स होंगे, जिसके पास ज़्यादा रेंज वाले मिज़ल होंगे, बैलिस्टिक होंगे, हाइपरसोनिक होंगे, सुपरसोनिक होंगे, वो जो इस जंग को आगे बढ़ा सकता है। अब बात ड्रोन टेक्नोलॉजी की हो रही है। आपको ये मालूम है सर कि जो चीज़ अमेरिका एक ट्रेंड के तौर पे शुरू करता था, दुनिया के दीगर ममालिक उनकी दिफाई इंडस्ट्री जो है वो उसी को कॉपी करना शुरू हो जाती थी, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर जेट के हवाले से हो, चाहे मिसाइल के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी और टेक्नोलॉजी के हवाले से हो। अब अगर वो अपने मिसाइल्स के ऊपर ड्रोन्स को ज्यादा फोकियत दे रहा है, तो फिर अगला वक्त ड्रोन्स की अहमियत, ड्रोन्स की पैदावार और ड्रोन्स के मुआहिदों के हवाले से किस शक्ल में सामने आएगा? देखिए यासिर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वॉर का प्रोसेस होता है या जो वॉर मेकिंग है और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी भी आती है, ये हमेशा एवर इवॉल्विंग रहती हैं जी। ट्रेंच वॉरफेयर से शुरू हुई मॉडर्न वॉर्स जो हैं, और फिर टैंक का इजाद होना, जहाज का फिफ्थ डायमेंशन का शामिल हो जाना, फिर मल्टीपल डोमेन्स के अंदर ऑपरेशन होना। फिर हमने देखा कि यूक्रेन के हाइब्रिड वॉर का आपने देख लिया, रशियन कॉन्टेक्स्ट में उसकी एप्लीकेशन हुई। फिर अजरबैजान और आर्मीनिया के कॉन्फ्लिक्ट में हमने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी देखी। तो अभी जो मौजूदा जो वॉरफेयर है ये मल्टी डोमेन है। इसमें मिसाइल की अपनी अहमियत है, ड्रोन्स की अपनी अहमियत है, जहाज़ों की अपनी अहमियत है। अभी ईरान का देख लेना, जब उसका एयर डिफेंस खत्म हुआ तो एयर्स वर डोमिनेटेड बाय द अमेरिकन्स एंड इजराइलीज। और जब एयर डोमिनेंस हो, ठीक है, मैं ईरान के पास मिसाइल्स थे, सब कुछ था, लेकिन उसी के बीच में फिर ईरान का नुकसान भी काफी हुआ। जो पहली 12 दिन की भी जंग हुई है उसके अंदर भी, और लेटर ऑन वो जब अपनी विल पे आते थे वो हिट करके टारगेट्स को चले जाते थे। एयर डिफेंस वाज आल्सो ऑलमोस्ट मिसिंग। मिसाइल टेक्नोलॉजी में यस, ईरान आगे था, उसने सिचुएशन क्रिएट की। एंड सेकेंडली ईरान ने फायदा उठाया अपने जियो पोलिटिकल लोकेशन का, जो हॉर्मज़ का फायदा उठाया। कहने का मकसद यह है कि मल्टी डोमेन आपको होना पड़ता है अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर, विद मल्टीपल वेपन सिस्टम, विद मल्टीपल एंगेजमेंट टेक्निक्स। तो ये इवॉल्विंग होता है, ये प्रोसेस चलते रहते हैं। ये कह देना कि नहीं एक चीज खत्म हो गई तो बस दूसरी की तरफ इन्हसार चला जाएगा। जिन्होंने अच्छी वॉर मेकिंग करनी होती है वो तमाम डोमेन्स में एस्केलेशन लेडर पे जिधर भी वॉर जाती है उधर जाने के लिए तैयार होना चाहिए और तैयार रहते हैं। अच्छा जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस जंग के दौरान खलीजी ममालिक में जो फुकदान रहा या उन्हें जो गिले रहे, इस ज़मन में मुस्तकबिल के अंदर ये जो अगर फोर्स बनाई जाती है, कौन उसमें शामिल होगा, कौन नहीं होगा, आप समझते हैं कि माजी वाला एतमाद फिर से बरकरार हो सकता है? जब आप खुद ये कहते हैं या दुनिया ये समझ रही है कि यूनिपोलर से मल्टीपोलर वाला सेटअप जो है वो तश्कील पा रहा है, तो माजी का एतमाद हाल या मुस्तकबिल में दिखाई देगा, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई दरार, कोई शिकन दिखाई देगी और उसकी अमली शक्ल किसी और सूरत में निकलेगी? या सिर्फ दो चीजें हैं। पहली चीज तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये जो हम रीअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये अवामिल सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं है। आप देख लें कि वेस्ट के अंदर भी जो नेटो ममालिक भी हैं वो भी अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करना चाहते हैं। नेटो का मेंबर है, अमेरिका भी नेटो का मेंबर है, और ये तमाम मेंबर जो हैं वो अपने तौर पर अपनी पावर क्रिएट करना चाहते हैं कि हम
अगर लेट्स से कि कोई स्पोर्ट हासिल ना भी हो, अभी देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर हो रही है, कितनी नेटो कंट्रीज ने आके अपने ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं या कितनी कंट्रीज ने आके फिजिकल पार्टिसिपेट करें। ठीक है, काफी स्पोर्ट कोवर्ट स्पोर्ट होगी, लेकिन ओवर्ट कितनी आके डिप्लॉयमेंट की है। अफगानिस्तान में तो सारे सामने थे, चले आ गए, वहां पे कितने। और बट एनीवेज पूरा जो रीजन है नेटो के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने जो जीडीपी है वो 2% से 5% पर लेके जा रहे हैं। आप 4 से 5 साल के बाद एक नया जर्मनी देखेंगे, उनकी फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। फ्रांस को आप देखेंगे, हो सकता है कुछ ममालिक न्यूक्लियराइजेशन की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दें। तो ये एक एक ट्रेंड सेट हुआ है, एक अनइजीनेस कह लें, एक एक वो जो जमूद था उसको तोड़ा है और लोग अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। यही फिनोमेना जो है वो मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट के अंदर तो वॉर मौजूद है विच इज इम्पैक्टिंग एवरी कंट्री। तो वो ऐसे ग्रुप्स की तरफ देख रहे हैं, ऐसे हेडक्वार्टर्स और ऐसे डेन्स की तरफ देख रहे हैं जहां से अश्योर्ड किस्म की सपोर्ट हो, जहां से वट एवर इज बीइंग प्रॉमिस्ड दैट इज कंप्लीटेड। दैट्स वाई पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया का आप देख रहे हैं, और ममालिक भी इस तरफ आना चाहेंगे। बट हैविंग सेड ऑल दैट, अमेरिकन इन्फ्लुएंस या अमेरिकन जो इम्पैक्टनेस है या जो इफेक्टिवनेस है वो जाते जाते जाएगी। इन कंट्रीज के पास उन्हीं के ज्यादातर इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। कल्चरली भी अभी तक ये वाली लीडरशिप तो कम से कम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्टरनेटिव्स जब क्रिएट होते हैं, जब ब्रिजेस के जरिए आप नए ममालिक, नए दोस्तों तक जाते हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजीज भी नई आना शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त जाके देखेंगे कि आपका कितना इन्फ्लुएंस रहता है। बट अभी तो एज ऑफ नाउ अगले 5, 6, 7 साल जो है मैं कोई इतनी मेजर तब्दीली नहीं है देख रहा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। मल्टीपल आर्किटेक्चर्स भी लोग बना रहे हैं कि आप नेटो का भी हिस्सा है, आपने एक अलायंस भी बना ली है, आपने अमेरिकन सिक्योरिटी भी किसी कंट्री ने ली है तो वो अपनी अलायंस भी बना रही है। इस पर तो कोई कदगन नहीं है। तो वो मल्टी डोमेन्स में एनहांस कर रहे हैं अपनी डिफेंसिव कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वरना आजकल के जो इकोनॉमिक नुकसानात हैं, अब देख रहे हैं पूरा मिडल ईस्ट सफर कर रहा है, तो आई थिंक उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे चीजें की जाए। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल जनरल साहब, इस पूरे मंजरनामे में आप जब कहते हैं ये जाते जाते जाएंगे और 5-7 साल बाद का मंजरनामा कुछ और हो सकता है, तो अगले 2-4 साल में ईरान का मंजरनामा क्या होगा? ईरान कहाँ पे खड़ा होगा? उसके एलाइज जो हैं वो नए कितने बनेंगे? पुरानों से रकाबत कितनी ख़त्म होगी? और उसकी जो नई शक्ल है वो किस सूरत में देखने को मिलेगी? मैं हमेशा इस पॉइंट के ऊपर एक बात करता होता हूँ यासिर, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं वो कर देता हूँ आपके प्रोग्राम में। जी सर। देखिए, कोई भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो अगर आप बैक व्यू मिरर में देख देख के गाड़ी ड्राइव करेंगे तो यू आर बाउंड टू बैंग दैट व्हीकल। आपने उस गाड़ी का एक्सीडेंट करना ही करना। आपको व्यू स्क्रीन में, विंड स्क्रीन से सामने का मंजर देखना है, फ्यूचर पे मंजिल देखनी है कि वो किधर है। If Iran has decided कि वो एज अ इन कोऑपरेटिव मोड, कोऑपरेशन मोड के अंदर एज अ पार्टनर बन के नए चेस बोर्ड पे जाएगा तो वेलकम होगा बाय द रीजनल कंट्रीज। रीजनल कंट्रीज के लिए भी यही मिसाल है कि वो बैक व्यू पास्ट से निकलें, वेलकमिंग हो, पार्टिसिपेटिव हो, फियर्स निकालें, और उसके लिए काफी सीबीएम्स लेनी पड़ेगी। उन सीबीएम्स को ऑन ग्राउंड पे होते हुए ब्रिजेस कंट्रीज लाइक पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के बाद इट विल टेक लिटिल टाइम। और अगर एज अ पार्टनर तो वो आएगा तो वेलकम होगा, वरना एक कंटेस्टेशन मोड रहेगा। अगर सुपर पावर यहां से जंग हार के जाता है, अमेरिका निकलता है, तो दे विल मेक श्योर कीपिंग द ट्रेडिशंस कि वो यहां पे क्या जरूर छोड़ के जाएंगे। फिर जो बुली है, द बिग एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इजराइल, वो ऑलरेडी अरब वर्ल्ड को डिवाइड करना चाह रहा है। आल्दो के इब्राहिम अकॉर्ड को भी एक हॉल्ट लगा है, बड़ा सख्त झटका लगा है ईरान की वार का, बट दे विल कीप ट्राइंग दिस। तो ये अब डिपेंड करता है कि ईरान क्या फ्यूचर के चेस बोर्ड पे कैसे जाना चाहता है। अगर तो उसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, कॉपरेशन मोड में जाना, दे विल हैव टू शो अ लॉट ऑन ग्राउंड। एंड लाइकवाइज द अरब कंट्रीज बिफोर, अगर वो वेलकम करती हैं ईरान के इस रोल को, बर्दाश्त करती हैं, और लेना भी चाहिए, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि हर बार ये इस जंग के प्रोसेस से कौमें सीखती हैं। तो आई थिंक लेसन लर्न यही है कि आप कोऑपरेटिव मोड में जाएं, कॉमन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जाएं, इंश्योर करें अपनी सिक्योरिटी को, which will ensure you the stability in the region। आपके तेल भी बिकेगा, आपको स्टेबिलिटी भी आएगी, आपके सिक्योरिटी मोड के अंदर अगर जाएंगे तो बेहतर हो सकता है। बसूरत दीगर अगर माजी कोई खंगालते रहेंगे, परखते रहेंगे, उसी की तरफ तवज्जो रहेगी, तो फिर हालात जो है वो बेहतरी की तरफ माइल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया